जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कुछ दिनों बाद इस क्लास में। और देख रहे हैं आप लोग क्लास है जो राजस्थान जीके की लगेगी, बीएसटीसी स्पेशल क्लास है। किसके लिए है? ओनली फॉर बीएसटीसी के लिए स्पेशल क्लास है राजस्थान जीके की, जिसके आपके प्रश्न आएंगे 50 और मार्क्स आएंगे 150। कितने? 150 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट भी आज आपको मैं सिखा दूंगा किस तरह आपको नेगेटिव मार्किंग ना होते हुए आपको अपने एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाने। ये वीडियो के डिस्कशन अंत में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दूं कि राजस्थान जीके की क्लास ना होने का कई पर्टिकुलर रीज़न है जो मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। आप लोगों को नहीं देखा है तो अभी तक देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्लास थी रेगुलर चलती थी, उसके बेसिस पर ही आप लोग जुड़े थे, और वो क्लास हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए बीच में बंद कर दी। कुछ ऐसे कारण हो गए, हम लोगों को खुद के कोई पर्सनल रीज़न की वजह से हम लोग यहाँ पे क्लास नहीं ले पाए, तो उसके लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ। और चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं हम लोग अपने राजस्थान जीके वाले भाग फर्स्ट को पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ। जैसे पिछली क्लासों में हुआ था, इस बार भी वैसा ही होगा। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल कहलाता था, यानी कि आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र है इसको क्या कहते थे? इसके कई नाम थे आज़ादी से पहले, ठीक है, लेकिन राजपुताना मुख्य नाम माना जाता है। आज़ादी से जस्ट पहले बात करें तो राजपुताना कहते थे, ठीक है। रायथान भी कहते थे इसको, क्या कहते थे? रायथान कहते थे। मरुकांत भी कहते थे, क्या कहते थे? मरुकांतर भी कहते थे, ठीक है। वाल्मीकि जैसे जो विद्वान थे, प्राचीन काल के रामायण के लेखक थे, उन्होंने भी ऐसे नाम दिए थे राजस्थान को। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास के पिता, क्या राजस्थान इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं, कर्नल टॉड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड को। और हेरोडोट को हम कहते हैं विश्व इतिहास के पिता, क्या कहते हैं? विश्व इतिहास के प्रणेता या विश्व इतिहास के पिता कहते हैं किसको? डॉक्टर हेरोडोटस को हम कहते हैं, ठीक है। जबकि कर्नल टॉड को हम क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं। यहाँ जॉर्ज थॉमस ने होकर, जॉर्ज थॉमस होकर जिसने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था, जो अभी हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। ताम्रपाषाण संस्कृति में देखिए मुख्यतः आहड़ है। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे है? आहड़ उदयपुर में स्थित है। और आपकी कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है कालीबंगा, ठीक है। यहाँ से खोपड़ी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आहड़ संस्कृति को जो है धूम्रकोट या धूलकोट संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। आर्य सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है, आर्य सभ्यता, बेटित सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चौथा है राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी कि हड़प्पा को ही तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है बताइए? हड़प्पा सभ्यता है जो भारत की एक मूल सभ्यता मानी जाती है, जिसका विस्तार कहाँ पे? पूरे भारत में, लगभग पश्चिम उत्तर भारत में तो इसका विस्तार हड़प्पा का ही होता है। यहाँ पे कहा है कि हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की पूर्ति करता था। इसमें से तांबे की सभ्यता कौन सी है? इसमें से तांबे की सभ्यता कालीबंगा है? बिल्कुल नहीं, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। लेकिन जो गणेश्वर सभ्यता सीकर वाली है, कहाँ पे स्थित है? सीकर में। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे। और ताम्र सभ्यता के रूप में जानी जाती है गणेश्वर की सभ्यता। और जो गणेश्वर की सभ्यता होती थी वो भारत में हड़प्पा स्थल थे। जितने भी हड़प्पा कालीन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और इसके अलावा विभाजित राज्य पाकिस्तान के अंदर जो हड़प्पा के स्थल थे, उनको जो है एक तरह से तांबे की आपूर्ति करते थे आयातक व्यापार के रूप में, ठीक है। कौन? गणेश्वर सभ्यता के लोग हड़प्पा वालों को तांबे की आपूर्ति करते थे। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपुताना, राजस्थान को पहले कहते थे राजपुताना। और कर्नल जो टॉड थे उन्होंने कहा था राजस्थान, क्या कहा था? राजस्थान या रायथान कहा था, राजस्थान या राजस्थान कहा था। जबकि राजपुताना किसने कहा है? राजपुताना कहा है जॉर्ज थॉमस ने। तोमर नहीं, यहाँ पे थॉमस कर ले, ये तोमर हो गया सब जगह। थॉमस, जॉर्ज थॉमस कर दिया। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। किस पुस्तक में दिया था? आपको कमेंट बॉक्स में पता हो तो बताना, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। कर्नल टॉड ने क्या कहा था? राजस्थान या राजस्थान कहा था। और कर्नल टॉड को हम क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं। राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं किसको? कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं, ठीक। किसी बच्चे का पिता होता है ना, जैसे इसी तरह इन्होंने क्या किया था? राजस्थान के इतिहास को एक तरह से जन्म दिया था, एक तरह से व्यवस्थित इतिहास लिखा था, ठीक है। सबसे पहले इतिहास लेखन का कार्य आधुनिक काल में किसी ने किया है तो कर्नल जेम्स टॉड ही थे, जिन्होंने राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को लिखा था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान,
ये किसकी पुस्तक थी? ये कर्नल टॉड की पुस्तक थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स यानी विस्तृत इतिहास, ठीक है। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की धार्मिक परंपराओं, लोक संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, इस पुस्तक का हिंदी में नाम था। ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर भी इस इतिहास का जिक्र किया गया है, जिसके दो भाग हैं। एक भाग में है मेवाड़ राज्य का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, वहाँ की सामाजिक अंधविश्वास परंपरा यानी कि कला संस्कृति, और वहाँ का भूगोल और राज्य व्यवस्था सब लिखे हैं एक भाग में। और दूसरे भाग में राजस्थान की जितनी भी बची हुई बड़ी बड़ी रियासतें थी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, इन रियासतों के इतिहास के साथ साथ इनकी विस्तृत कला संस्कृति और भूगोल को भी लिपिबद्ध रूप से वर्णित किया है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले? कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं, तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ जिले के स्थित है। और कालीबंगा के जो है कुंड और हल रेखा के, सबसे पहले हल रेखा के अवशेष भी कालीबंगा से मिले हैं। और सबसे पहले जो है दोहरी हल पद्धति या दोहरी भू जोत पद्धतियों के अवशेष भी हनुमानगढ़ की कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। आहड़ सभ्यता अभी हमने डिस्कस की थी उदयपुर में, इसको कहते हैं आयड़ या बेड़च सभ्यता या धूलकोट या धूम्रकोट सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, सौंथी सभ्यता बीकानेर के अंदर है, ठीक है। सौंथी सभ्यता कहाँ है? सौंथी सभ्यता बीकानेर के अंदर है। सौंथी सभ्यता को कालीबंगा की बाद जो कालीबंगा की राजधानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो विराट सभ्यता होती है, विराट या विराटनगर सभ्यता, वहां से मिला है राजस्थान का एक अशोक का भाब्रू बैराट शिलालेख। उससे संबंधित ये प्रश्न है, कौन सा? 7वां, कि अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है। राजस्थान में भारत में जो अशोक थे उन्होंने सबसे पहले शिलालेख और लघु शिलालेख और जो पद्धतियां लिखवाने की परंपरा प्रारंभ करी थी, उसमें उन्होंने कई प्रकार के, एक तो लघु शिलालेख, व्रत शिलालेख, कई प्रकार के जो है शिलालेखों को भागों में विभाजित करके अपने नाम के शिलालेख लिखवाए थे, ठीक है। उसमें से एक लघु शिलालेख है जो कहाँ से मिला है? भाब्रू बैराट यानी कि विराटनगर जयपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? विराटनगर जयपुर से मिला है अशोक का भाब्रू बैराट शिलालेख, ठीक है। इसमें अशोक ने क्या कहा? इसमें अशोक ने 3 चीजों के प्रति आस्था प्रकट की है। अशोक ने 3 चीजों के प्रति आस्था प्रकट की है। कौन सी 3 चीजें हैं? कई बार एग्जाम में पूछी गई है, RS प्री तक। 3 जो चीजें थी, 1 मिनट, अशोक की जो आस्था थी वो 3 चीजों के प्रति थी। आस्था थी 3 चीजों के प्रति। कौन सी थी? पहली थी आपकी बुद्ध, दूसरी थी धम्म, यानी कि जो बुद्ध ने धर्म के परिवर्तन के लिए उपदेश दिया उसे धम्म कहते हैं, और तीसरी थी संघ। इन 3 चीजों के बुद्ध, धम्म, संघ, 3 बौद्ध चीजों के प्रति आस्था प्रकट करते हुए अपने आप को बौद्ध सिद्ध किया था। किसने? अशोक ने, भाब्रू बैराट शिलालेख के अंदर। और जो भाब्रू बैराट शिलालेख है मौर्यकालीन राजस्थान का 4 शिलालेखों में से प्रमुख एक शिलालेख है। कौन सा? भाब्रू बैराट शिलालेख। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि अशोक ने जो बुद्ध धर्म का भी पालन किया था, बौद्ध धर्म का, इसका जो परिमाण या जो आपसे कहते हैं साक्ष्य, वो है बुद्ध धम्म संघ के प्रति, तीनों के प्रति आस्था प्रकट करना। और जो इसमें शिलालेख जो संबंधित हैं वो आपके पुरोहितों को संबोधित है। किससे जो संबोधित किया है? पुरोहितों को संबोधित किया है। किस लिए? यहाँ पे हवन और यज्ञ करवाए थे। किसने? सम्राट अशोक ने, ठीक है। अशोक के पिता का नाम क्या था बताइए? राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। मत्स्य की राजधानी थी विराट। क्या थी राजधानी? विराट राजधानी थी, ठीक है। मत्स्य की राजधानी थी विराट। और जो विराट कहाँ की राजा थे? वर्तमान में जयपुर की राजा। वर्तमान में जयपुर का जो दक्षिणी भाग है, मुख्यतः जयपुर, लेकिन जयपुर का दक्षिणी भाग आप मान लीजिए, जयपुर का दक्षिणी भाग सटीक उत्तर माना जाता है। जयपुर के दक्षिणी भाग में स्थित राजस्थान की एक रियासत, राजस्थान की रियासतों के काल में, इससे पूर्व जो महाभारत के काल हुए थे या अन्य युग हुए थे, वर्तमान इतिहास को छोड़कर पहले के युग जो महाजनपद काल था उसमें इसको मत्स्य जनपद और विराट राजधानी थी, ठीक है। तो विराट थे युधिष्ठिर की ओर से महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से इन्होंने युद्ध किया था। और पांडवों ने अपना अज्ञात काल भी कहाँ पे? विराट में। अज्ञात काल विराट के यहाँ बिताया था। अज्ञात काल, अज्ञातवास या अज्ञात काल जो कहते हैं, 13वां वर्ष था पांडवों के वनवास का, वो भी यहाँ बीता था। राजस्थान का स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वो स्थान हो जाएगा आपका बागोर। बागोर आपका स्थित है भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में बागोर स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है?
हनुमानगढ़ में कालीबंगा है। आहड़ कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहता है, 1 मिनट लिख दूंगा, आहड़ उदयपुर में स्थित है। दर कहाँ पर स्थित है? दर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने इसको नहीं बताया है क्योंकि कई बच्चे इसको गलत करते हैं, कई भरतपुर करते हैं तो कई खोटा करते हैं, अलग अलग करते हैं। आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना, मैं आपको सही जवाब कर दूंगा। आहड़ के बारे में 3-4 बातें जो आपको अवश्य आनी चाहिए। पहली बात कौन सी? इसे आयड़ या बेड़त सभ्यता कहते हैं। कैसी सभ्यता कहते हैं? आयड़ या बेड़त सभ्यता कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसे कहते हैं धूलकोट। क्या कहते हैं? धूलकोट या धूमरकोट कहते हैं। ठीक है। धूलकोट का अर्थ है रेत का टीला। क्या है? रेत का टीला। और तीसरी बात, इसे ताम्र सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वरी को माना जाता है और उसको भी माना जाता है ताम्रकालीन सभ्यता। ताम्र सभ्यताओं में से एक है। ठीक है। तो ताम्र सभ्यता के रूप में मुख्यतः आहड़ को जाना जाता है। ठीक है। कालीबंगा के अंदर जो हल और जो कुंड रेखा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। 3 तरह के शव को दफनाने की विधियां मिली हैं। इसके अलावा घरों को जो है ज्योमित्याकार रूप से, चौकोर रूप से बसाने के प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान के गण राज्य व्यवस्था को सदा के समाप्त किया। देखिए, राजस्थान की जो गण राज्य व्यवस्था थी, महाजनपद काल है। महाजनपद काल के बाद जो है राजस्थान में विदेशी जातियों के आक्रमण हुए। किसके हुए? शक, हूण, कुषाण जातियों ने आक्रमण किए। गुप्त जो है भारत के ही राजवंश थे। गुप्त राजवंश भारत का था, लेकिन गुप्तों के बाद कौन आए? हूण शासक आए। हूणों को विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त ने भी पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन हूण, शक और कुषाण जो है ये एक तरह से कहते हैं कि आक्रमणकारी लुटेरों के रूप में आए थे और फिर इन्होंने भारत पर राज्य करना प्रारंभ किया था। हूणों और शक और कुषाणों ने, कुषाणों की राजधानी थी, क्या थी? मथुरा थी। ठीक है। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा था कनिष्क प्रथम। ठीक है। कुषाणों ने एक शक संवत प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। क्या किया था? शक संवत प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखना। लेकिन इसका उत्तर कुषाण नहीं होगा, इसका उत्तर होगा हूणों ने राजस्थान की या भारत की, पूरे भारत की जो गणराज्य व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का एक तरह से प्रयास किया था। राजस्थान ने तो पूरी तरह कर ही दिया था। ठीक है। अगला है महाजनपद काल में स्थित महाजनपद थी। राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन थे? राजस्थान में 4 थे, योध्या, मत्स्य, अवंती और एक और नाम था उसका सिवी। सिवी क्या था? सिवी, योध्या, मत्स्य और अवंती। क्या थे? अवंती, मत्स्य। 1 मिनट, ये अवंती नहीं होगा राजस्थान में। ये राजस्थान में अवंती कहाँ होगा? अवंती राजस्थान में थोड़ा ये इसका ए और बी होगा, दोनों ए और बी नहीं, ए ही होगा। ठीक है। ए और बी ना होकर के आपका ए ही होगा, मत्स्य होगा, सिवी और योध्या। इसके अलावा जो महाजन थे। ठीक है। चलिए, मत्स्य कहाँ पे था? विराटनगर जयपुर में था। सिवी आपके मेवाड़ क्षेत्र में था, जो वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं इसको, चित्तौड़गढ़ वगैरह वहाँ पे। योध्या आपका हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में। हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में आपका था योध्या। ठीक है। बीकानेर पूरा संभाग मान लीजिए। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार भारत का खेल रत्न पुरस्कार की दृष्टि में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक अर्जुन पुरस्कार होता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें, तीरंदाज, और तीरंदाज थे भारत राजस्थान के श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम। इन दोनों को जो है राजस्थान के तीरंदाजी के अर्जुन पुरस्कार मिल चुके हैं। क्लियर? चलिए, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। 1994 से स्टार्ट हुआ था राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। कब स्टार्ट हुआ था? 1994 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार अभी मैंने बात की, लिम्बाराम प्रजापत और श्यामलाल मीणा, इन दोनों को मिला है। क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार। राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार है, 1994 में स्टार्ट हुआ। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार था, लेकिन वर्तमान में खेल क्षेत्र में मिलने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा, और राजस्थान का हो जाएगा राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला है राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम अभी हमने बात की थी, किसके लिए प्रसिद्ध है? तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। तीरंदाजी के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा राजस्थान के खिलाड़ी श्यामलाल मीणा जो तीरंदाज थे, उनको भी इनसे पहले मिल चुका है कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। चलिए,
अगला है मास्को ओलंपिक 1980 राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व। मास्को ओलंपिक हुआ था 1980 में। ओलंपिक खेल चलते हैं 4 वर्ष बाद आते हैं। तो 1980 में जो मास्को ओलंपिक हुआ था उसमें राजस्थान की जो हॉकी टीम था उसका भी भाग लिया गया। उसके द्वारा जो भाग लिया गया उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, यानी कि उसका नेतृत्व किया था सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों ने किया था। सुनीता पुरी और वर्षा सोनी, इसका दोनों उत्तर हो जाएगा आपका। कब? 1980 में मास्को। मास्को कहाँ पे है? मास्को है रूस में। कहाँ पे स्थित है? रूस में। अभी क्या चल रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मास्को ओलंपिक को लेकर के। ठीक है, चलिए। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बहुत ही फेमस राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। कहाँ से? वो किससे संबंधित है? वो राइफल शूटिंग या फिर निशानेबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में पर्वतशील थी, बाद में सूख गई। तो ये हो जाएगी आपकी द्रुस्वती या सरस्वती, यानी कि ए और बी आपका ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। राजस्थान में बाद में सूख गई थी। ठीक है, पहले आपकी जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों में से एक थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? मत्स्य देश के राजा कौन थे? विराट, और राजधानी थी विराट, और देश का नाम क्या था? मत्स्य। ध्यान रखना, मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। राजा कौन था? विराट। जयपुर के दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में? जयपुर के दक्षिणी भाग में। जोधपुर में बिल्कुल नहीं, अलवर में बिल्कुल नहीं, जयपुर के दक्षिणी भाग में। 20वां राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। प्राक हड़प्पाई, एक है हड़प्पाकालीन और एक है प्राक हड़प्पाकालीन। इनमें से सौंथी बीकानेर और कालीबंगा हनुमानगढ़। सौंथी बीकानेर और कालीबंगा हनुमानगढ़ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए। आहड़ की हमने अभी बात कर ली थी, उदयपुर स्थित है। किस में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसको धूलकोट धूमरकोट सभ्यता कहते हैं। आयड बेडच के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा बहुत ही इसके जो फैक्ट बनते हैं वो तो आपको आर्ट सभ्यता विस्तृत रूप से हम पढ़ा देंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। BSTC में आपके इतना नहीं पूछेगा। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। भारत पे आक्रमण हुआ था सिकंदर महान का 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कब हुआ था? 3री शताब्दी में हुआ था भारत पे सिकंदर महान का आक्रमण। ठीक है, मकदूनिया का शासक था सिकंदर। कहाँ का था? मकदूनिया का शासक था। यहाँ मक्के खाने आया था। यहाँ पे मक्के खाने आया था और कुछ आक्रमणों के बाद ही जो है इसकी मृत्यु भी हो गई थी। राजस्थान में नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में एक तरह से कहते हैं कि पंजाब की जो नदी थी सतलज, वहाँ से वह वापस लौटे थे सिकंदर महान। ठीक है, सिकंदर को महान कहते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया भर को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन जीत तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी दुनिया पर उन्होंने जो अपना अधिकार कर लिया था। तो इसकी वजह से जो है शिवी, मालव, अर्जुनन योद्धे जो उस समय पंजाब की प्रमुख जातियाँ थी, एक तरह से विदेशी आक्रमणकारी भी थे कुछ थे, और कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी भी थे। वो लोग क्या किया उन्होंने, ये सब के सब जो है कहाँ पे आ गए? राजस्थान में आके बस गए। शिवी कहाँ पे आके बस गए? शिवी राजस्थान के दक्षिण भाग में आके बस गए। अर्जुनन ये राजस्थान के उत्तरी भाग में बस गए। ठीक है, मालवा ये मध्य भाग में बस गए। चलिए अगला है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा विकास केंद्र। नेहरू जो युवा विकास केंद्र था 14 नवंबर 1972 को बना था। कब बना था? 14 नवंबर 1972 को बना था। क्लियर। चलिए, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य क्रीड़ा परिषद 1957 का आपका राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत 1948 में राजस्थान के जो बास्केटबॉल की शुरुआत हुई, इससे राज्य खेल का दर्जा, राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल भी कहते हैं किसको? बास्केटबॉल को कहते हैं। 1948 में इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? वॉलीबॉल है। ठीक है, वॉलीबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? एक मिनट, वॉलीबॉल नहीं, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। ठीक है, अगला, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? ये आपका हो जाएगा हनुमानगढ़ में बन जाएगा राजस्थान में खेल कूद का सामान। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ होता है अजमेर से। अजमेर को कहते हैं राजस्थान का मक्का। ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान का एक तरह के मध्य का प्रदेश भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं राजस्थान का। ठीक है, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में स्थित है लोहागढ़ दुर्ग, जिससे राजस्थान का जय दुर्ग कहते हैं। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। क्या सिटी कहते हैं? पिंक सिटी आपके जयपुर को कहते हैं। ठीक है, पिंक सिटी का नाम किसने दिया था? बताइए, पिंक सिटी का नाम किसने दिया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, वहाँ से ढूंढ सकते हो, कहीं से भी ढूंढो। पिंक सिटी किसने कहा था? ये आपको कमेंट में बताना है। पिंक सिटी का पिंक कलर किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? अगला है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
अर्जुन पुरस्कार के सम्मान दिया जाता है राजस्थान में। कई क्या करते हैं कि अर्जुन के सम्मान दिया जाता है, तो हो सकता है द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लोग की महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार की तरह, जो भारत में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसी तरह राजस्थान में कौन सा महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन की तरह अर्जुन दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। गुरु वशिष्ठ नहीं जी, द्रोणाचार्य नहीं जी, महाराणा प्रताप हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी 1994 में। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार भारत खेल रत्न पुरस्कार की दृष्टि से। क्लियर। चलिए अगला है राजस्थान के लिम्बाराम। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तीरंदाजी में। किसने की थी? तीरंदाजी में प्राप्त की थी। राजस्थान के लिम्बाराम ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने वाले का प्रयास, यानी कि सती प्रथा का है, कन्यावध नहीं, सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जयपुर रियासत ने। जयपुर के किसने? सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने रोकने का प्रयास किया था सती प्रथा को सर्वप्रथम। 33वां राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? सप्तम चरण, देखिए राजस्थान एकीकरण के टोटल चरण हुए थे कितने? 7, लेकिन जो छठा और सातवां चरण है वो बहुत ही विवादित और विवादास्पद चरण भी कहते थे, छठा और सातवां चरण। ठीक है। छठे में किसको सम्मिलित किया था? छठे में किया था आपके सिर्फ सिरोही वाले भाग को। किसको? सिरोही वाले भाग को। 1 जनवरी 1950 को छठा चरण कंप्लीट हुआ था। इसमें केवल सिरोही की जो माउंट आबू का क्षेत्र था, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो क्षेत्र गुजरात को दे दिया। ठीक है। जो आबू वाला क्षेत्र था वो छठे चरण में ना करके 7वें चरण में आया। ठीक है। ये 7वें चरण आया। इसके अलावा उस समय भारत में अंग्रेजों के काल में एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी था। यूटी का नाम था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। भारत में टोटल 4 प्रदेश थे, उनमें से एक अजमेर मेरवाड़ा था। लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान के अंदर सम्मिलित करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। लेकिन ये बीच में राजस्थान के था, इसलिए चारों तरफ से राजस्थान की रियासतें जो थी राजस्थान संघ में सम्मिलित होगी। ये बीच में एक प्रदेश बचा, इसलिए इसको किसमें सम्मिलित होना पड़ा? राजस्थान में। आखिर 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को अजमेर और आबू जो है राजस्थान के अंदर सम्मिलित हो गए थे। ठीक है। चलिए अगला है व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री देखिए पहले, अब राजस्थान में वर्तमान में होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो राजस्थान का 1 नवंबर 1956 से पहले की बात करें, 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले और 1948 के बाद जो है क्या कहते थे? इसको प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है। तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे आपके प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। अगला है राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया 15 मार्च 1948 को शुरू हुई। कब हुई? 15 मार्च 1948 को पहला चरण हुआ, जिसमें मत्स्य संघ सम्मिलित हुआ। ठीक है। मत्स्य संघ नाम दिया गया, मत्स्य राजस्थान। ठीक है। इसके बाद जो है समाप्ति कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसकी समाप्ति हुई थी। 15 मार्च 1948, यानी 1948 में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू हो चुकी थी। एक प्रश्न दोस्तों हमारा रह गया था, 34वां प्रश्न। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दान दिया गया? यानी कि पहले राजस्थान में जो 1956 से पहले कहते थे इसको राज प्रमुख। ठीक है। राज प्रमुख कहते थे 1956 से पहले, इसको बाद में क्या गया? राज्यपाल। पहले और अंतिम राज प्रमुख कौन थे? तो वो थे आपके सवाई मान सिंह। कौन थे? सवाई मान सिंह। कहाँ के थे? जयपुर के। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह आपके प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह। चलिए अगला 38वां हो चुका है। 38वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो वो हो जाएगा आपका जयपुर, क्योंकि अजमेर में 2 छावनियां थी, नसीराबाद और कौन सी थी? मेरवाड़ा छावनी अजमेर, ब्यावर अजमेर के अंदर थी। नीमच कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। आहुआ कहाँ पे स्थित है? आहुआ पाली के अंदर स्थित है। ठीक है। तो जयपुर आपका केंद्र नहीं था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे, हरविलास शारदा, इन्होंने शारदा एक्ट पारित किया था। बाल विवाह को लेकर के शारदा एक्ट पारित किया था। ठीक है। शारदा एक्ट के अनुसार जो है विवाह की शर्तों में कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है। हरविलास शारदा। अगला है राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? देखिए जयपुर में सबसे पहले प्रजामंडल की कब हुई थी? 1931 में। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल देखिए डेट महत्वपूर्ण नहीं है, किसने की वो महत्वपूर्ण है। माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। इसके बाद आता है अलवर। ठीक है। हरिनारायण शर्मा। ठीक है। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके बाद आता है प्रतापगढ़। मांगीलाल भावे। मांगीलाल
भव्य जो है एक तरह से प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपके करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान में पत्रकारिता की विषमता में पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? झाबरमल शर्मा को कहते हैं राजस्थान में पत्रकारिता की विषमता में। अगला है राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में पूरी करवा चुका हूँ, उसको डिटेल में देख लेना। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश में थी। एरिनपुरा आपकी जोधपुर में थी, जोधपुर लीजन की सेना यहाँ काम करती थी। ठीक है, और देवली छावनी आपकी कहाँ थी? टोंक में थी। ठीक है, ये 4 छावनी थी। इसके अलावा 2 और छावनी थी। 2 और कौन सी थी उनको ध्यान से सुन लीजिएगा। खेरवाड़ा छावनी थी। ठीक है, खेरवाड़ा उदयपुर केंद्र थी। एक आपकी थी ब्यावर छावनी। ब्यावर कहाँ पे थी? अजमेर में। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल शेट्टी। लेकिन किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। किसान आंदोलन के जनक कौन थे? वो आपके थे विजय सिंह पथिक। जबकि अर्जुन लाल शेट्टी है राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म दिया था। किसने जन्म या जनक कहते हैं किसको? अर्जुन लाल शेट्टी को कहते हैं। सेठ दामोदर दास राठी और सैसमल बड़ोड़ा भी या बुखोरा भी राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण इतिहासकार जो स्वतंत्रता सेनानियों में से कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण के बाद राजस्थान बना था? तो 19 रजवाड़ों और रियासतों के एकीकरण प्लस 3 ठिकाने। ठीक है, और प्लस 1 यूटी था, उसको मिलाकर के क्या हुआ? यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर के जो है एक राजस्थान का नया रूप बना था 1 नवंबर 1956 को। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई और 1920 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र केंद्र। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। हमने बात कर ली 1938 में की थी। कब की थी? 1938 में की थी। बलवंत सिंह मेहता भी इसी से संबंधित है। बलवंत सिंह जी मेहता भी किससे संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट वीर भगत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। जबकि भगत समाज की या भगत पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद या गिरी गोविंद सिंह। ठीक है, ठीक। चलिए, जोरावर सिंह बाहरट, केसरी सिंह बाहरट के भाई थे, स्वतंत्रता सेनानी। शहीद सागरमल गोपा की 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक इन्होंने लिखा था जैसलमेर का गुंडा राज। किसका? जैसलमेर राज्य का गुंडा राज। 3 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है, गुंडा राज। ठीक है, इसके अलावा ये निवासी थे जैसलमेर के। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के। यहाँ के राजा ने इसको भारत में एक अंग्रेजों द्वारा मान्यता प्राप्त करके एक पत्र निकाला, जिसके बाद सागरमल गोपा थी, उसको राजस्थान के अलावा भारत की हैदराबाद रियासत में प्रवेश करने पर भी एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, जैसलमेर और हैदराबाद 2 रियासतें थी जिसमें सागरमल गोपा जी जो प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। एक तो जैसलमेर और दूसरी थी आपकी हैदराबाद। क्लियर है। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राजा। तो ये हो जाएगा आपका करौली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करौली था जिसने प्रथम संधि, और प्रथम जो विस्तृत थी वो किसने? कोटा ने, और अंतिम किसने स्वीकार की थी? सिरोही ने स्वीकार की थी। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न है हमारा आज की क्लास का। इसके बाद हम कल की क्लास में 100 प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है। 5-6 दिन बचे आपकी। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल? आउवा में थी कैप्टन मैकमोसन। कौन थे? कैप्टन मैकमोसन। 8 सितंबर 1857 को। कब? कैप्टन मैकमोसन 8 सितंबर 1857 को। कौन सा युद्ध था? बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है कैप्टन मैकमोसन मारे गए थे। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को युद्ध में कैप्टन मैकमोसन को आउवा के किले पर लटका दिया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉर्ड्स राजस्थान के एजीजी थे। ठीक है, कैप्टन सावर्स जो थे उदयपुर के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर के पीए पॉलिटिकल एजेंट ये थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोसन थे। मोकमेसन या मैकमोसन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे कल की क्लास में, 100 प्रश्नों की लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। देखिएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। नमस्कार। और जो क्लासें हैं वो सभी की होती रहेगी, अपनी शेड्यूल बेस पे होती रहेगी, लेकिन क्लास से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जो अपनी एग्ज़ाम की जो बुक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो आपने इतने दिन पढ़ा था, उस जो चीज़ पहले नहीं पढ़ी है,
तो उसको नया पढ़ना नहीं है। कोई 1-2 क्लास के जो टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। 50 प्रश्नों का टेस्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस तरह आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो नई चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है। वो चीज़ें आपको पहली बात तो भ्रामक करेगी, ठीक है। उसके सिलेबस को आप कवर करने का प्रयास करेंगे, तब तक आपकी जो पढ़ी हुई वो चीज़ें छूट जाएगी। जो पढ़ा हुआ है उसको 2-3 बार पढ़ने की रिवीजन करें, जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। मिलेंगे कल की क्लास में 100 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।